नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हम ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो इस कुल के अंतर्गत आने वाला जो पौधा होता है उसका नाम होता है सरसों, जिसकी खेती हम लोग निश्चित तौर पर करते हैं या इस समय की होगी। ठीक है, सरसों क्या होता है? तो सरसों एक प्रकार का कह लीजिए तिलहनी फसल होती है। कैसी होती है? तिलहनी फसल होती है, जिससे हमें तेल की प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस कुल के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो इस कुल के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले हेडिंग, हैबिटेट यानी स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि अगर हमें किसी भी फैमिली के बारे में अध्ययन करना है तो कम से कम उसका एक उदाहरण जरूर याद होना चाहिए। जैसे इस फैमिली में हम देखने वाले हैं सरसों का पौधा। तो अगर सरसों का पौधा हमारे मन और मस्तिष्क में रहेगा तो हमें इस फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हैबिटेट यानी स्वभाव के बारे में। सरसों का पौधा हम अपने दिमाग में बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरसों का पौधा कैसा होता है। तो सरसों का पौधा जो है वो एक वर्षीय होता है। दूसरी चीज ये कैसा होता है, इसकी साग बनाई जाती है ना, साग सब्जी जिसको कहा जाता है। तो ये कैसा पौधा होता है? साकीय होता है। कैसा होता है? साकीय होता है। यहाँ पर हम हरा पौधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगली चीज यह कि यह शरद ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? शरद ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रूट, जड़ कैसी होती है? तो सरसों में जो है मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, अर्थात जो सरसों की जड़ें होती हैं वो जमीन की सतह में अंदर तक फैली रहती हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जड़ों को हम मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। तो रूट कौन सी पाई जाती है? तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा स्टेम, तना कौन सा पाया जाता है? तो तने के बारे में हमें बताना है। तो सरसों का पौधा ध्यान में रखेंगे, ये मैंने पहले ही आपको नोटिस किया है। तो तना जो इसमें कैसा होता है? तो इस कुल के जो पौधे होते हैं इनका तना ठोस होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है और साकीय भी होता है। यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, यहाँ पर ठोस भी लिखा है और यहाँ पर साकी भी लिखा है। तो साकी इसलिए लिखा है क्योंकि साकी हम बात कर रहे हैं सरसों की। तो साग जो सरसों होता है इसका तना कैसा होता है? साकी होता है, इसलिए हमने साकी लिख दिया। लेकिन इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले अन्य पौधे के जो तने होते हैं वो प्रायः ठोस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ठोस भी लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इस कुल के पौधों का तना कैसा होता है? ठोस होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है तथा शाकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। तो लीफ, पत्ती कैसी होती है? तो पत्ती इस कुल के जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो प्रायः कैसी होती हैं? हरी होती हैं, सिंपल होती हैं यानी साधारण होती हैं और इनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास की अगर बात की जाए तो दो प्रकार का होता है, एक होता है जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो वो जो है धान है, गेहूं है इत्यादि में पाया जाता है, और जो जालिकावत सिरा विन्यास है वो इनमें पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा पुष्प। पुष्प कैसा होता है? तो इसमें पूर्ण पुष्प पाया जाता है। कैसा पुष्प होता है? पूर्ण पुष्प होता है। और यह पौधा होता कैसा है, यानी पुष्प कैसा होता है? उभयलिंगी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, और सहपत्र रहित होता है, यानी जो पुष्प होता है इसमें पुष्प के साथ में वो हरी स्ट्रक्चर यानी हरी संरचनाएं नहीं पाई जाती, और इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इब्रेक्टिएट कहते हैं। ठीक है, पुष्प त्रिज्या सममित होता है,
यानी त्रिज्या सममित की बात की जाए तो त्रिज्या सममित का जो प्रतीक होता है वो ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी पुष्प को उसके बराबर 4 भाग, कितने भाग, 1 2 3 4, उसके 4 बराबर भागों में उसे हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और होता है, ये होता है त्रिज्या सममित, और दूसरा होता है जिसको हम परसेंटेज के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कहते हैं एक व्यास सममित। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी पुष्प के 2 बराबर भाग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरसों की बात हो रही तो इसमें क्या होता है, त्रिज्या सममित होती है, ठीक है, अर्थात इसके हम पुष्प के 4 बराबर भाग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पुष्पक्रम, कि पुष्पक्रम कैसा होता है। तो जो सरसों का पुष्प होता है इसका पुष्पक्रम असीमाक्षी होता है। कैसा होता है, असीमाक्षी होता है, ठीक है। पुष्पक्रम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी अच्छा भी है और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। तो उस वीडियो में हम देखेंगे पुष्पक्रम के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैलिक्स, अगला पॉइंट है हमारा कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इसकी इकाई होती है सेपल। क्या होती है, इसकी इकाई सेपल होती है। और सेपल, इसकी संख्या कितनी होती है, सेपल की संख्या होती है 4। और ये भी कैसे होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चाहे तो हम कहें स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे ये भी हम कह सकते हैं कि पृथक होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कोरोला। कोरोला की इकाई होती है पेटल, PETAL, ठीक है। कोरोला की इकाई क्या होती है, पेटल होती है। और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये भी क्या होते हैं, पृथक अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है स्टेमेन, हिंदी में इसे पुंकेसर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और ये भी क्या होते हैं, पृथक होते हैं, यानी अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा गाइनोसियम, जायांग। जायांग की इकाई होती है स्टेपिल। क्या होती है, स्टेपिल होती है, जिसे हिंदी में हम स्त्री केसर कहते हैं। यह कैसा होता है, तो यह द्विअंडपीय होता है। और कैसा होता है, तो जो अंडाशय हमारा होता है वो ऊर्ध्ववर्ती स्थिति में पाया जाता है। ऊर्ध्ववर्ती का निशान क्या होता है, तो ऊर्ध्ववर्ती का निशान होता है ये, ठीक है। तो ये जो जी बनाकर हमने नीचे लाइन खींच दी, इसी को कहा जाता है दोस्तों ऊर्ध्ववर्ती स्थिति, ठीक है। ऊर्ध्ववर्ती स्थिति दिखाने के लिए हम ऐसा प्रतीक बनाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फ्रूट, कि फ्रूट कैसा होता है, जो क्रूसीफेरी फैमिली होते हैं, इसमें किस प्रकार के फल पाए जाते हैं, तो सिल्कुआ पाए जाते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्प सूत्र यानी फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे EBR यानी इब्रेक्टेड। अभी मैंने बात की थी सहपत्र रहित, या फिर इसे हम असहपत्री भी कह सकते हैं। यानी जो पुष्प होता है हमारा वो कैसा होता है, तो वो होता है असहपत्री होता है, यानी इब्रेक्टिएट होता है। तो इब्रेक्टिएट को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं EBR से, तो इसलिए हम EBR लिख देंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा त्रिज्या सममित का, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा त्रिज्या सममित। तीसरा, पुष्प कैसा हमने बताया था, उभयलिंगी होता है, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा उभयलिंगी का। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कैलिक्स का। कैलिक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैलिक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी सेपल की बात की जाए तो सेपल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 2+2 हम लिख देंगे, ठीक है। कोरोला कितने होते हैं, तो कोरोला की संख्या होती है 4। ये भी क्या होते हैं, पृथक होते हैं, अलग अलग। तो कोरोला कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, द्विसंघी होते हैं, 2+4 में पाए जाते हैं, यानी 2 अलग होते हैं और 4 अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 2 के ग्रुप में पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट हो गया हमारा गाइनोसियम का, यानी जायांग का। तो जायांग कैसे होती है, द्विअंडपी होती है, इसलिए इसे हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया, द्विअंडपी हो गई। और होती कैसी है, तो सुपीरियर होती है, इसलिए हमने इसके नीचे लाइन खींच दी। तो गाइनोसियम क्या हो गई, हमारी सुपीरियर और द्विअंडपी हो गई। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हुआ तो आपके पूरे के पूरे मार्क कट जाएंगे,
ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसे हम जरूर ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है पुष्प चित्र। पुष्प चित्र आप लोगों के सामने बना हुआ है, तो पुष्प चित्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था कैलिक्स कितने हैं, देखिए कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4। देखिए चारों अलग अलग हैं, तो कैसे हो गए, कैलिक्स हो गई हमारे संख्या 4। तो कैलिक्स कितने हो गए, 2 + 2 यानी कितने, 4। कोरोला की बात की जाए तो कोरोला एक काली वाली स्ट्रक्चर है जो कि डार्क में है। तो कोरोला भी देखिए अलग अलग हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। ये भी कितने हैं, तो कोरोला की संख्या हो गई हमारी 4। ठीक है, अगला था हमारा, अगला पॉइंट था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की कितनी संख्या होती है, तो एंड्रोसियम देखिए एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, 6 है। 1 2, एंड्रोसियम कितने थे, 6 थे, 2 + 4 के रूप में। तो 2 देखिए 2 यहाँ पर है, हो गया, और 1 2 3 4 ये है। तो एंड्रोसियम की संख्या कितनी हो गई, 2 + 4 यानी 6 हो गई। अब रही बात हमारी गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम की बात करते हैं। तो गाइनोसियम ये क्या है, ये जो गोल वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, गाइनोसियम है। और ये है कैसी, तो देखिए इसमें 2 अंडक पाए जा रहे हैं ना, 1 और 2, 2 अंडक पाए जाते हैं, अर्थात गाइनोसियम हमारी कैसी है, द्विअंडपी है। ठीक है, तो गाइनोसियम हमारी कैसी है, द्विअंडपी है, और ये कैसी है, सुपीरियर है। तो ये हो गया हमारा पुष्प चित्र। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो यह समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।